सो गाइस सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के इस वीडियो के अंदर दो सवालों का जवाब देंगे। पहला सवाल कि सब कुछ अगर पॉजिटिव है तो बढ़ता क्यों नहीं है। दूसरा सवाल कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमें क्या चाहिए और हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को यहां पर समझेंगे। टोटल दो सवाल आप लोगों के हैं और ये पूरा वीडियो उन्हीं दो सवालों पर रहने वाला है। एंड तक देखना। और अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है जरा सा भी कि सब्सक्राइब करने लायक है ये चैनल तो करके जरूर जाना, ठीक है। इस चीज के क्योंकि आपके पैसे नहीं लगेंगे, सब्सक्राइब करने के पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे भैया आपके। मैं आपको पहले लिख करके देता हूं ये चीज, ठीक है। अब आते हैं आपके खबरों पे। पहले तो ये देखो यहाँ पे कि लास्ट सेशन भी स्टॉक में गिरावट थी, लगभग 4% स्टॉक नीचे था। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर क्या कहना है इसको समझते हैं एक बार। तो ये है आपका मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे द्रुमिल विटलानी, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट एट बोनांजा, इनका क्या कहना है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। सुज़लोन गेव अ ब्रेकआउट ऑन वीकली चार्ट्स इन द लास्ट वीक ऑफ मई के आखिरी हफ्ते के अंदर सुज़लोन ने वीकली चार्ट पैटर्न पर ब्रेकआउट दिया, ठीक है। मई के लास्ट हफ्ते में ये चीज हमें पता है कि किस तरह से स्टॉक ने अपवर्ड वेजिस पैटर्न बनाया। उसके बाद में एक साइडवेज पैटर्न पर स्टॉक चला जहां पे 66 और 68 आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस थे, जो लगातार हम पिछले 15 से 10 वीडियोस के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, यस वही चीज यहां पर भी मेंशन्ड है कि 68 आपका काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा जिसकी वजह से फॉल देखने को मिला है। अब 66 और 68 हमने रखे थे रेजिस्टेंस जोन, फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस। हमारा जो नीचे का सपोर्ट आता है वो आता है 62 रुपीस पे। तो भैया यहां मार्केट एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है, गोइंग फॉरवर्ड 62 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो भैया एग्जैक्ट वही चीजें यहां पर है जो मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बता रहे हैं, जो हम पिछले 15 से 20 वीडियो से लगभग डिस्कस कर रहे हैं। सो 61 पे अगर आता है तो आपको होल्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स लॉन्ग एक्यूमुलेशन के लिए। ये मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सुनो ध्यान से और समझो चीजों को और एनालाइज करना भी सीखो। अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट पे। जैसे कि 29 मई 2025 को हमारे मोतीलाल ओसवाल ने दिया बाय की रेटिंग यहां पर और टारगेट रख दिया भैया 83 रुपीस का। पहुंचा नहीं अभी तक, कोई बात नहीं। हमारे 30 मई को आता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट बाय की रेटिंग के साथ 76। ऑल दो ये अचीव हुआ बट सस्टेन नहीं किया। इसके बाद आपके टारगेट 70 के तो ऑलमोस्ट अचीव यहां पर हो चुके हैं। तो ये चीजें रही मार्केट एक्सपर्ट्स की। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, एक सवाल आपका और था, वही सवाल जो शुरुआत में मैंने आपके साथ बताया कि सब कुछ पॉजिटिव है तो बढ़ता क्यों नहीं है। अभी हमने रिपोर्ट देखी कि मई के लास्ट वीक में आपको ब्रेकआउट मिला, अपवर्ड वेजेस पैटर्न मई के लास्ट वीक में बना, तो भैया वहां आपके पहले रिटर्न बने। अब अगर आप ये सोचते हो कि भैया सब कुछ पॉजिटिव है तो भागता क्यों नहीं, तो भैया ये मार्केट है। मार्केट टेक्निकल चार्ट्स, न्यूज, इन सब बेसिस पर काम करता है, ठीक है। कभी कभी रैली भी अच्छी बनती है तो कभी एक लंबा कंसोलिडेशन भी चल जाता है, जैसे 1.5 महीने से लगभग यहां पर चल रहा है। अब आते हैं आपके मार्केट पर। ये है आपका सेंसेक्स। अभी रिसेंटली मार्केट ने 84,000 पॉइंट्स के ऊपर का जोन दिखाया, ठीक है। 84,000 पॉइंट्स के ऊपर आपका सेंसेक्स चला गया, लेकिन वापस सेंसेक्स घूम फिर के कहां पर आया, आपके पुराने जोन्स पर, जैसे कि 81,500, ठीक है, 82,300। नीचे का सबसे नीचे का जो लेवल आपका आता है वो 80,800 पे आता है। तो ये तीन लेवल आपको मार्केट ने फिर से दिखाया। तो सुज़लोन एनर्जी ने क्या किया, सुज़लोन एनर्जी इस पूरे 1.5 महीने जहां पे मार्केट करेक्शन पर ही देखने को मिला है, लगभग करेक्शन पर देखने को मिला है पूरे 1.5 महीने, वहां सुज़लोन भी आपका 68, 66 के क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन के बीच में कंसोलिडेट करता देखने को मिला। और जैसे ही मार्केट ने लास्ट सेशन वापस से 81,500 का जोन दिखा दिया, तो आपको सुज़लोन भी वहां पर वही लेवल जो 66 और 68 है वो ब्रेकडाउन करता देखने को मिला। यानी कि सुज़लोन भी आपका मार्केट के साथ चल रहा है। तो हमें एक चीज और समझ में आई कि हमें मार्केट की पोजीशन को भी इवैल्यूएट करना चाहिए, रादर देन हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर अटके रहें कि भैया अगर सब कुछ कंपनी में इतना पॉजिटिव है तो बढ़ क्यों नहीं रहा। हमें सब चीजें इवैल्यूएट करनी आनी चाहिए। आई गेस ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे। एक कंसर्न और आता है, देखो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे, आपके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल यह है कि कंपनी को क्या करना चाहिए और कंपनी को क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें आता है प्रमोटर्स का सबसे पहले नाम। अब भैया जून 2025 में आपको पता है कि प्रमोटर ने बल्क डील, ब्लॉक डील करके अपना स्टेक सेल किया था,
ठीक है, ये डाटा हमारे पास आ गया था, हमने डिस्कस भी कर दिया था। तो जून का डाटा 11.75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। अब भैया प्रमोटर का सेल करना कोई अच्छा साइन तो होता नहीं, फिर चाहे उसके पीछे कितने ही क्लेरिफिकेशन दिए जाए, ठीक है। तो कंपनी को ये रोकना पड़ेगा, कंपनी को ये रोकना पड़ेगा। ईएसओपी एम्प्लॉइज को जितना मर्जी आप देते रहो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इस तरह की प्रमोटर शेयर होल्डिंग सेल होना बार बार, ये कंपनी को यहां पर रोकना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें यह है कि प्रमोटर को अब भैया ये काम मेरे अकॉर्डिंग बंद कर देना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हम चीजों को देखते हैं तो। बट एक पॉइंट और आता है कि अगर आपके प्रमोटर मान लेते हैं कि लगातार आगे भी सेल करते हैं, तो प्रमोटर की वो बेची हुई होल्डिंग कौन खरीद रहा है। जैसे अभी काफी नाम आए यहां पर, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन, पता नहीं काफी नाम थे जिन्होंने ये होल्डिंग खरीदी। लेकिन हम क्या समझना होगा कि मान लो एक मेजॉरिटी प्रमोटर होल्डिंग है, मान लो कि 1% के पास बहुत अच्छा खासा मेजॉरिटी स्टेक है, 1% के पास हम मानते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो क्या डिसाइड करता है, स्टेक सेल कर देने का। वो स्टेक सेल करता है तो उस एक बंदे की होल्डिंग को 5, 10, 15, 20 लोग जाकर के खरीदते हैं। अब वो 5-10 लोग जो हैं वो मिलकर के आपस में तो मीटिंग्स बिठाएंगे नहीं कि भैया हम आगे बढ़ा करके रखेंगे या बेचेंगे, नहीं ना। उनका जब जिसका मन होगा वो तब अपने हिसाब से बेच देगा या खरीद लेगा या बढ़ा लेगा या कम कर देगा, उसका यही मन है ना। तो वहां पर आपकी होल्डिंग जो है वो सेपरेट हो गई, जो पहले एक इंसान के हाथ में थी, तो वो हो गई अनसर्टेन होल्डिंग, ये होती है सर्टेन होल्डिंग। तो ऐसे में हमें चाहिए कि भैया अगर आपको सर्टेनिटी चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर, तो ये होल्डिंग या तो एफआईज लेके जाए या फिर डीआईएस। ऑल्दो इनमें भी डिफरेंट एंटिटीज होती हैं एफआईज और डीआईएस में, बट स्टिल ये बेटर मानी जाती है रादर देन पब्लिक होल्डर से, जो कि 55.07% है। तो यहां एफआईज और डीआईएस अगर बढ़ते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग सेल हो रही है, कोई बात नहीं, इतना मेजर कंसर्न नहीं आता, अनलेस एफआईज और डीआईएस भी नहीं खरीद रहे। तो एफआईज होल्डिंग अभी 23.02% है और डीआईएस की 10.17। तो हमें चाहिए लॉन्ग टर्म के अंदर अगर कंपनी यही चीज को कंटिन्यू करती भी है, तो कंपनी को यहां पर एफआईज और डीआईएस में ज्यादा इन्वेस्ट कर, मतलब कि एफआईज और डीआईएस को ज्यादा यहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगली चीज आती है टैक्स परसेंटेज, जो कि मार्च क्वार्टर 2025 का ना डेफर्ड था -114%। तो ये डेफर्ड टैक्स अगर आगे भी कंटिन्यू रहता है इस तरह से, तो ये भी छोटा कंसर्न बन करके बन सकता है, यहां पर आगे चल सकता है। बट ये रुकना चाहिए यहां पर डेफर्ड टैक्स भी। देखो, जब भी आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो, तब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें समझने होते हैं। ऑल्दो लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं सुज़लैंड में, तो भैया ताबड़तोड़ ये ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ताबड़तोड़ रिटर्न दे चुका है। बट अब जो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, उसके लिए क्या चीजें हैं, वो यहां पर ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ओवरऑल कंपनी की सेल्स की स्ट्रेंथ अच्छी दिखती है, ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखती है, क्योंकि कंपनी पहले लॉस मेकिंग में आती थी, टैक्स परसेंटेज 0 है, लास्ट बस डेफर्ड आया था, ओपीएम परसेंटेज भी कंपनी का काफी सस्टेनेबल है, कंसिस्टेंट है, जो कि बहुत अच्छे साइंस है। बट छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूं जो कंपनी को रोकनी जरूरी है। अब आपको ये चीज तो पता ही, जब प्रमोटर की बात आती है तो प्रमोटर में कुछ आपके होल्डर्स ने यहां पर सेलिंग करी थी, डाटा आप देख सकते हो, बल्क और ब्लॉक डील्स में कब के दिन करी थी, ये मंडे का दिन था, और डेट एक बार मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं मालूम है तो। यस, 9 जून के आसपास इन्होंने ये जो है बल्क और ब्लॉक डील में प्रमोटर ने सेलिंग करा था, ऑफलोड किया था अपना माल, ठीक है। तो ये भी चीज आपको यहां पर मालूम होनी चाहिए। अब आते हैं अभी की क्या कंडीशन है। तो अभी 49.4 का एमएफआई है और 41.4 का आरएसआई है, जो कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडीशंस क्रिएट करता है। अगर हमें यहां से रिवर्सल चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए आते हैं, छोटा सा चार्ट पैटर्न यहां पर समझते हैं। तो ये चला है अभी तक आपका कंसोलिडेशन जोन, ये था आपका अपवर्ड वेजेस पैटर्न, ठीक है, ये अपवर्ड वेजेस पैटर्न, उसके बाद में एक साइडवेज पैटर्न पर कंसोलिडेशन जोन चलता है, बिल्कुल सिमिलर जैसा बीएससी में दिखा, जैसा आपके आईआरएफसी में दिखा, जैसा टाटा स्टील में दिखा। अगर आप रेगुलर चैनल पर हो तो आपने इन सबकी वीडियोस देखे होंगे। बट जरूरत ये होती है कि किसी भी साइड आपके अपवर्ड वेजेस पैटर्न के बनने के बाद में जो साइडवेज पैटर्न बने, वहां पर आपको मार्केट अच्छा दिखे पहला, या कंपनी में कुछ पॉजिटिव न्यूज आए, ताकि वो साइडवेज पैटर्न के बाद ब्रेकआउट बने। अगर ऐसा नहीं होता तो साइडवेज पैटर्न एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनने के बाद में करेक्शन पर भी आता है। और अगर सुज़लैंड की करेक्शन की बात करें तो इसका साइडवेज पैटर्न 66 से 68 में इसका फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस दिखाता है,
और 62 इसका सपोर्ट दिखाता है साइडवेज पैटर्न में। यानी कि साइडवेज पैटर्न सुजलॉन का जो सपोर्ट है वो 62 है, जो कि अभी भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न नजर आता है। बट अगर 62 ब्रेकडाउन हुआ, मतलब ये है कि अब ये साइडवेज पैटर्न टूट जाएगा और वो तब पॉसिबल है या तो मार्केट अच्छा ना दिखे या कंपनी में कोई हमें बड़ी न्यूज देखने को ना मिले। अब आप कहोगे भैया न्यूज तो बहुत आई थी, जैसे कि अभी मद्रास हाई कोर्ट का अभी डिसीजन आया था कि क्वॉश कर दिया गया, CGST नोटिस जो पेनल्टी लगाई गई थी उसको भी क्वॉश कर दिया गया। तो यस, ये अच्छी न्यूज़ें हैं, बट हमें ये देखना होगा कि ये न्यूज पास्ट से ज्यादा जुड़ी हैं। अभी की हमको जो डाटा आ रहा है वो इतना बड़ा नहीं आ रहा, ना ही इतना पॉजिटिव आ रहा है। आई होप के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। बाय एसएल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता है अगले वीडियो में।